स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एजर हिंदी मीडियम। मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूँ एक बहुत ही प्यारे से अमेजिंग लेक्चर के साथ में बात करते हैं। अपन क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने अभी तक हेलो एल्केन, हेलो एरिन और विलियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। आज अपन फिर से आ चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्यारे से चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। जैसे कि आप लोगों को पता है, अपनी 12th क्लास की जो केमिस्ट्री उसमें फर्स्ट बुक जो है उसमें अपने पास टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, अकार्बनिक रसायन के चैप्टर है। तो अपन यहाँ पे डी एंड एफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी तत्वों को संकर्ण तत्व क्यों नहीं माना जाता, कारण दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, डी ब्लॉक में अपने पास टोटल 4 श्रेणियां होती है, 3D, 4D, 5D, 6D। हर श्रेणी में 10-10 तत्व होते हैं, तो टोटल अपने पास 40 डी ब्लॉक के तत्व है। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक तत्व है, पर सारे के सारे डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। कौन कौन से ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो संक्रमण तत्व नहीं होते? तो लास्ट के 4, Zn, Cd, HgCN। अपना क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता और क्यों, कारण दीजिए। तो देखो, Zn, Cd में Hg के डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। एक लाइन में आंसर देना हो तो ये लाइन एकदम सही है कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, मतलब डी कक्षक कंप्लीट रहते हैं, इसलिए अपन उनको संक्रमण तत्व नहीं कहते। इसको अपन ऐसे समझते हैं। देखो, जिंक की बात करते हैं अपन, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2। अब यहाँ पे आर्गन लिख सकते हैं अपन, इसको अपन अगर सही से लिखना चाहें तो जिंक की बात करें, आर्गन 18, अरे आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, हीलियम नियॉन आर्गन, 3D10 4s2। तो क्या मैं कह सकता हूँ जिंक में जो डी कक्षक है वो पूरा भरा हुआ है। अब अगर कोई बोले सर जिंक +2 को देखो आप, तो जिंक +2 की बात करें, देखो इसको बोलते हैं परमाणविक अवस्था, इसको बोलते हैं आयनिक अवस्था। अगर परमाणु के अंदर है तो परमाणविक अवस्था, उसके ऊपर आयन है तो उसको क्या बोल देंगे, आयनिक अवस्था। जिंक +2 का मतलब है एस से अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। तो आर्गन 18 3D10 4s0। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को इसमें। तो देखो डी कक्षक कैसा है, पूरा भरा हुआ है। अब कोई बात करें सर सीडी का क्या होगा, तो Zn, Cd, Hg। अब इसमें कैडमियम में क्या होते हैं 4D10, मर्क्यूरी में अपने 5D10। तो क्या मैं कह सकता हूँ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में डी कक्षक पूरे भरे में। सबको पता है डी कक्षक में कितने डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10। तो यहाँ पे डी कक्षक पूर्ण भरा है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। एक लाइन में आंसर दें तो अपन ऐसे बोलेंगे, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के जो तत्व है उनमें डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, अतः वो संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, आगे क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, इसकी संरचना बनाई। अब क्रोमेट देखो, क्रोमेट क्या होता है। अगर मैं बात करूं CrO4- को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेट। CrO4- को क्या बोलेंगे, क्रोमेट। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 -2। अब जैसे 2 ऑक्सीजन पे अगर मैंने माइनस लगाया तो वो किससे बॉन्डेड हो गए, सिंगल बॉन्ड से। ये बात मैंने 11th क्लास में भी आपको सिखाई थी कि क्रोमियम जो है ना, अभी देख लो, क्रोमियम पे अगर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड से, बाकी सारे डबल बॉन्ड से। जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वो सिंगल बॉन्ड से, बाकी सारे डबल बॉन्ड से। बात करें अगर अपन यहाँ पे, तो इसको अपन बोलेंगे, इसकी आकृति कैसी है, चतुष्फल की है। क्रोमेट आयन की आकृति कैसी है, चतुष्फल की। ये क्रोमेट आयन का फॉर्मूला है CrO4- जिन पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड से, बाकी सारे डबल बॉन्ड से। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं टाइटेनियम +4 आयन रंगहीन क्यों होता है, मतलब टाइटेनियम +4 का कलर नहीं होता है, क्यों, कारण दीजिए। तो देखो, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22। सबको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वो पूरी सीरीज मैंने बता भी रखा है। ऐसी कर दी मैंने, फेकोनी, अरे फेकोनी या फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक। इनके एटॉमिक नंबर 21 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 30 पे खत्म कर दो। जिंक का 30, अरे जिंक का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिंक का 30, कॉपर का 39, इसका 22, काउंटिंग स्टार्ट कर दो बस। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D2 4s2। टाइटेनियम के ऊपर मैंने लगा दिया +4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो S से भी 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, D से भी 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, 3D0 4s0। और अगर यहाँ पे D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे DD संक्रमण नहीं होगा, और DD संक्रमण नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। आपने एक थ्योरी जरूर पढ़ी होगी कि डी ब्लॉक के तत्वों के कारण का, डी ब्लॉक के तत्वों के जो रंग होने का मुख्य कारण है वो DD संक्रमण है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो क्या लिखा है, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 और 2 20, 20 2 22। तो 22 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, सबको पता है यहाँ पे 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे, 18 2 20 2 22। टाइटेनियम पे +4 मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, D से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कमी है। टाइटेनियम पे +4 अपने को ये बताता है टाइटेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो S से 2 इलेक्ट्रॉन, D से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3D0 4s0। क्या बोलना है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है, अतः टाइटेनियम 4+ के पास अयस्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। टाइटेनियम +4 आयन में पूर्ण भरे कक्षकों के अत्यधिक स्थायित्व होने के कारण ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता, अतः टाइटेनियम +4 आयन रंगहीन
होता है, रंगहीन होता है मतलब कलर शो नहीं करता। अगर आपको एक लाइन में आंसर देना है तो क्या बोलोगे, टाइटेनियम +4 में एकमित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, अतः Ti+4 आयन रंगहीन होते हैं। अगर किसी में एकमित इलेक्ट्रॉन है, जैसे बात करूं, देखो इसमें टाइटेनियम की बात करूं परमाणविक अवस्था की, तो टाइटेनियम में यहाँ पे 3d2 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एकमित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 0, तो यहाँ पे dd संक्रमण नहीं होगा, dd संक्रमण नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। एक लाइन लिखनी है, टाइटेनियम +4 के पास एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः dd संक्रमण नहीं होगा, अतः टाइटेनियम +4 आयन रंगहीन होगा। ठीक है, आगे देखो अगला एक बात, सिल्वर जो Ag परमाणु की मूल अवस्था में d कक्षक 4d10 पूर्ण भरित है। 4d10 का मतलब है d में 10 होने चाहिए, 10 है मतलब d पूरा बराबर है, फिर भी ये एक संक्रमण तत्व है, क्यों, उचित कारण दीजिए। तो देखो, और दूसरा क्वेश्चन है एक्टिनोइड संकुचन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो सिल्वर के बारे में अगर आपको पता हो तो अपन बात करें कि Cu Ag Au, अरे यही है ना Cu Ag Au। अब यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, सबको पता है 3d10 4s1, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। Ag की बात करें तो 4d10 5s1। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे देखो अगर बात करें कॉपर, अब देखो सिल्वर अगर मैं +1 में लिखता हूँ, Ag के ऊपर +1, Ag पे +1 लिखूंगा तो 4d10 5s0, और Ag पे +2 लिखूंगा, Ag पे +2 का मतलब है 4d9 5s0। ये बात समझ आ रही है। Ag का कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s1, +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो अपन ने ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4d10 5s0, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो अपन ने S से एक निकाल दिया, D से एक निकाल दिया तो 4d9 5s0। अब यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 4d9 5s0 और यहाँ पे 4d10 5s1 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर सकते हो आप। 4d10 5s1, 4d10 5s0, 4d9 5s0। तो क्या मैं कह सकता हूँ सिल्वर अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, और D में होने कितने चाहिए, पूरा भरने के लिए 10 होने चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ सिल्वर अपनी आयनिक अवस्था में जो D कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब यहाँ पे एकमित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, अरे D9 का मतलब समझते हो, D उपकोष में अपने पास कितने कक्षक होते हैं, 5, D9 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकमित इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1 आ गया, एकमित इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है ना, और D कक्षक पूरा भरा नहीं है, इसका मतलब वो संक्रमण तत्व है। और मैंने अभी अभी आपको बोला कि अपने D ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से आखिरी के जो 4 होते हैं ना, Zn Cd Hg Cn, ये संक्रमण तत्व नहीं है, बाकी सारे के सारे D ब्लॉक वाले संक्रमण तत्व है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, Ag का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टन 4d10 4s1 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 5s1, तो यहाँ पे 5s1 कर लेना। सिल्वर अपने यौगिकों के साथ +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, परंतु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी Ag का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d9 5s0 होने के कारण D कक्षक पूर्ण भरा नहीं है। D कक्षक पूरा कब भरेगा, D कक्षक पूरा तब भरेगा जब D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। अगर D में 9 आ गए इसका मतलब है पूरा भरा हुआ नहीं है, D 0 है तब भी पूरा भरा नहीं है, मतलब D 1 से लेके 9, इसका मतलब D पूरा भरा नहीं है। D पूरा भरा कब होगा, जब D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्योंकि सिल्वर में Ag अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4d9 5s0 होने के कारण D कक्षक पूर्ण भरा नहीं है, इसलिए Ag को अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब मान लो आपको एक ही लाइन में आंसर देना है कि Ag को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो अपन कहेंगे Ag को संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे D कक्षक पूरा भरा नहीं है, सिंपल सी बात। आगे एक्टिनोइड आकुंचन को समझाना, एक्टिनोइड आकुंचन। अब एक्टिनोइड आकुंचन की बात करें तो देखो अपने पास F ब्लॉक में जैसे D ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती है, 3D 4D 5D 6D, ऐसे F ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती है, 4F श्रेणी 5F श्रेणी। तो 5F श्रेणी के तत्वों में TS से Lr थोरियम से लॉरेंशियम बाएं से दाएं चलने पर उनके आकार में क्रमिक रूप से कमी आती है। जब अपन F ब्लॉक में एक्टिनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो अपने को आकार में कमी देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि 5F कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है, परिरक्षण प्रभाव का क्रम, परिरक्षण प्रभाव का क्रम ये अपने 11th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है। सबसे ज़्यादा परिरक्षण S का, उससे कम P का, उससे कम D का और सबसे कम F का। तो F ब्लॉक जो F इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, या F कक्षकों की बात करें तो 5F कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, जो कि नाभिक के आवेश के बढ़ने के कारण उत्पन्न आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके कारण आकार में कमी आती है। इसे ही अपन एक्टिनोइड आकुंचन कहते हैं। अगर थ्योरी नहीं समझ आई तो थोड़ा और एक और अपन रीजन से समझेंगे, सुनते जाना। 90 से लेके 103 अपने कौन से एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व, 58 से 71 लेंथेनोइड, 90 से 103 एक्टिनोइड। तो जब अपन 90 से 103 की तरफ गए, मतलब मैं F ब्लॉक में एक्टिनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाता हूं, तो मेरे को आकार में क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। अब ऐसा हुआ क्यों, सुनना,
सबको एक बात पता है, आवृत में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी देखने को मिलती है, तो आकार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, साइज कम हो रही है। और आप नोटिस करोगे जेड पहले 90 था, अब कितना हो गया जेड 103, मतलब जेड बढ़ रहा है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, एक छोटा सा फॉर्मूला प्रभावी नाभिकीय आवेश का आपने पढ़ा होगा, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है, सिग्मा जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप खुद सोचो, अगर किसी डिफरेंस वाली चीज में से पॉजिटिव चीज, जैसे डिफरेंस वाली चीज है, पॉजिटिव चीज बढ़ रही है, नेगेटिव चीज कम हो रही है, मतलब ओवरऑल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। और आप लोगों को एक बात और अच्छे से पता है, जेड इफेक्टिव साइज के क्या होती है, इनवर्सली होती है। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसकी साइज कम। तो अपन क्या कह सकते हैं, सुनते जाना, कि जैसे जैसे मैं टीएस से एलआर की तरफ गया तो साइज में कमी आई, जेड बढ़ रहा है, पहले 90 था, अब कितना हो गया 103, जेड बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, तो ओवरऑल देखो जेड बढ़ रहा है, साइज कम, जेड बढ़ रहा है। और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या होता है, कम होता है, तो ओवरऑल जेड बढ़ रहा है, सिग्मा कम होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज वैसे भी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो सिग्मा है ना, सिग्मा वो एफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बहुत बहुत कम, जिसको अपन ऐसे बोलते हैं एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग, एफ इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, सुनना, एक्टिनोइड श्रेणी के तत्वों में बाईं से दाईं जाने पर आकार में क्रमिक रूप से कमी देखने को मिलती है। ऐसा एफ इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, जिससे कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज में कमी आती है। आकार में होने वाली इस कमी को अपन एक्टिनोइड आकुंचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिख भी दिया देखो, टीएस से एलआर की तरफ जाने पर, टीएस समझ गए ना, परमाणु क्रमांक 90 से 103 की तरफ जाने पर, तो टीएस से एलआर की तरफ जाने पर एक्टिनोइड श्रेणी में आकार में लगातार कमी देखने को मिलती है, एफ इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, एफ इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। बोथ एटॉमिक और आयनिक फॉर्म, एटॉमिक आयनिक फॉर्म समझते हो ना, अरे एटॉमिक जैसे फॉर एग्जांपल जिंक कौन सा फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म, जिंक +2 कौन सा फॉर्म है, आयनिक फॉर्म, परमाणविक अवस्था आयनिक अवस्था। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज क्या होगी, कम होगी, और आकार में होने वाली इस कमी को अपन एक्टिनोइड आकुंचन कहते हैं। जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और साइज अपन किसको बोलते हैं, आकार को बोलते हैं। आगे लेंथेनॉइड संकुचन के बारे में अब क्या जानते हैं, समझाइए। अंतरकाश यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। Mn+2 अपना मैग्नीज +2 एक्वस मतलब जलीय अवस्था में आयन में चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो SCY_LAC ये अपना जो थर्ड वर्ग है, ग्रुप संख्या अपनी 3, SCY_LA, ऊपर से नीचे जाते हैं आकार क्या होता है, बढ़ता है। टाइटेनियम से जर्कोनियम की तरफ जाते हैं तब भी आकार क्या देखने को मिलता है, बढ़ता है। पर जब अपन जर्कोनियम से हाफनियम की तरफ जाते हैं तो अपने को आकार लगभग क्या देखने को मिलता है, सेम देखने को मिलता है। सुनते जाना वापस से, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। पर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, टाइटेनियम से जर्कोनियम की तरफ आए तब तो साइज बढ़ी, बिकॉज कोशों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। पर जब अपन जर्कोनियम से हाफनियम की तरफ आ रहे हैं, ध्यान देना, जब अपन जर्कोनियम से कहाँ आ रहे हैं, हाफनियम की तरफ आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा साइज यहाँ पे अपने को ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है। जर्कोनियम हाफनियम की साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। और इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो देखो लेंथेनम और हाफनियम के बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, D एंड F इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और D एंड F इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या होता है, D एंड F का सिग्मा बहुत कम होता है। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला वापस से जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा कम, जेड लगातार बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी। और आकार में होने वाली इस कमी को अपन लेंथेनॉइड संकुचन के नाम से जानते हैं। देखो टाइटेनियम से जर्कोनियम आकार क्या हुआ, बड़ा, जर्कोनियम हाफनियम का ऑलमोस्ट सेम। टाइटेनियम +2 से जर्कोनियम +2 की तरफ है तब भी आकार क्या हुआ, बड़ा, जर्कोनियम +2 हाफनियम +2 का आकार ऑलमोस्ट सेम। 3D से 4D आए आकार बड़ा, 4D 5D का आकार ऑलमोस्ट सेम। Cu से Ag आए आकार बड़ा, Ag Au का आकार ऑलमोस्ट सेम। Ni से Pd आए आकार बड़ा, Pd Pt का आकार ऑलमोस्ट सेम। इन सब के पीछे कारण क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनॉइड संकुचन, या अपन बोलेंगे पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन मतलब D एंड F इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। कोई बोले लेंथेनॉइड संकुचन क्यों होता है, तो अपन कहेंगे D तथा F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी देखने को मिलता है अपने को। इंडियम और थेलियम का आकार ऑलमोस्ट सेम, SnPb का सेम, SvBi का सेम। ठीक है, सुनते जाना। La से Lu की तरफ जाने पर, ठीक है, La से Lu की तरफ जाने पर परमाणविक अथवा आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी देखने को मिलती है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। क्या बोल देते हैं उसको अपन, लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन मुख्य रूप से F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है।
कोई बोले लैंथेनॉइड संकुचन क्यों होता है, तो अपन कहेंगे एफ इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, जिससे जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। और अभी अभी देखो मैंने लिखा है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार में कमी आएगी, आकार में होने वाली इस कमी को अपन लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जा रहे हैं। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन 4f1, ल्यूटेशियम का 4f14। इधर से जब अपन इधर गए तो जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। सिग्मा क्या हो रहा है, सिग्मा परिरक्षण प्रभाव कम हो रहा है। देखो सिग्मा कम हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। जब किसी डिफरेंस वाली चीज में से पॉजिटिव चीज बढ़ती है और नेगेटिव चीज कम होती है तो ओवरऑल डिफरेंस बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साइज में होने वाली इस कमी को अपन क्या बोल देते हैं, लैंथेनॉइड संकुचन। धन्यवाद। इतनी तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग दुर्बल परिरक्षण मतलब सिग्मा का मान कम, सिग्मा का मान कम, जेड का मान ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा। साइज की बात करते हैं, सीरियम +3 से ल्यूटेशियम +3 की तरफ आ रहे हैं तो आकार में होने वाली लगातार कमी को अपन लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनॉइड श्रेणी में मेनली अपने को देखने को मिलता है और यहाँ पे अपने को डी ब्लॉक में भी देखने को मिलता है। देखो ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जर्गोनियम हाफनियम का आकार ऑलमोस्ट सेम, 4D 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है, कारण लैंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, अगली बात करते हैं अंतराकाश यौगिक क्या होते हैं। तो छोटे अधातु परमाणु, छोटे अधातु परमाणु जैसे कौन कौन, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि डी ब्लॉक के तत्वों के क्रिस्टल जालक में उपस्थित हो जाते हैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे डी ब्लॉक का एक तत्व है ना, यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व के अपन बात करेंगे उसका क्रिस्टल जालक है। अब इस क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे आकार के जैसे कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अगर इनमें से कोई क्रिस्टल जालक में आके बैठ जाते हैं, क्या लिखा है देखो, छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि डी ब्लॉक के तत्वों के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाश मतलब उनमें जो अंतराकाश स्थान होता है वहाँ पे आके अगर जगह ले लेते हैं तो ऐसे यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं, अंतराकाश यौगिक बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के क्रिस्टल जालक में छोटे आकार के अधातु का आना जिससे अंतराकाश यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। TiC, Mn4n ये सारे क्या अंतराकाशी यौगिक है। आगे मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण, अब चुंबकीय आघूर्ण को अपन किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √n(n+2) क्या फॉर्मूला होता है, म्यू = √n(n+2). अब मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, आर्गन 18, अरे आर्गन 18 3d5 4s2। और मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और मैग्नीज अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तो मैं ऐसे बोलूँगा मैग्नीज के ऊपर +2 का मतलब है आर्गन 18 3d5 4s0। अब बताओ यहाँ पे डी में कितना एकमित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डी में कितना एकमित इलेक्ट्रॉन है, 5। यहाँ पे डी में कितना एकमित इलेक्ट्रॉन है, 5। डी में अगर 5 एकमित इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं कह सकता हूँ एन का मान यहाँ पे कितना हो गया, 5। एन क्या है, एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर एन का मान 5 रखेंगे अपन 5 5 + 2 इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो देखो 5 + 2 7 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे √35 तो अपना आंसर आ जाएगा 5.92। और मैंने एक बात सिखा रखी है, डी मतलब एन का मान जितना होता है ना, जैसे एन का मान यहाँ पे कितना था 5 तो आंसर कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग। जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता, कारण दीजिए कि अपन जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं। तो देखो जिंक की बात करते हैं, आरबीएससी 2013 और आरबीएससी 2016 में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, जिंक परमाणविक तथा आयनिक दोनों अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। जिंक के परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए अपन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। कि सर क्या कहना चाह रहे हो, आप लोगों को पता है जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2। जिंक +2 की बात करूं तो 3d10 4s0। ये परमाणविक अवस्था, ये आयनिक अवस्था, दोनों में डी कैसा है, डी में 10 मतलब डी कक्षक पूर्ण भरा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर डी कक्षक मेरा पूर्ण भरा है इसका मतलब संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व होने के लिए डी कक्षक पूर्ण भरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब डी में 10 नहीं होना चाहिए, 9 चलेगा, 8 चलेगा, 7 चलेगा, 6 5 4 3 2 कुछ भी चलेगा, पर डी में 10 नहीं होना चाहिए। तो जिंक की बात करते हैं, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d10 4s2 ये अपनी परमाणविक अवस्था। जिंक के ऊपर +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन अपने को निकालने, तो कहाँ से निकालेंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3d10 4s0 ये इसकी आयनिक अवस्था। दोनों में डी कक्षक कैसा है, पूर्ण भरा है, दोनों में डी कक्षक कैसा है, पूर्ण भरा है, इसका मतलब जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है। अगली चीज, प्रथम संक्रमण धातु आयनों के रंग और जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। आपने सुना है संक्रमण धातु जो होती है ना, जटिल यौगिक क्यों बनाती है और रंग भी क्यों दिखाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में अपन ने लिखा है संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती है। इसका जस्ट अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ पे आप ऐसे कोई संकुल देखते थे जैसे फॉर एग्जाम्पल K4 FeCN6। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो आयरन कौन से ब्लॉक का,
डी ब्लॉक का। तो ऐसा क्या रीजन है कि जिससे डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं या उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं? तो संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक उपस्थित है। इनके बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक उपस्थित है। इसके अलावा इन धातुओं के आकार छोटे तथा इन पर आवेश उच्च होता है। छोटा आकार, देखो एक स्टेटमेंट याद रखना, छोटा आकार और उच्च आवेश घनत्व, छोटा आकार उच्च आवेश घनत्व। और आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक के तत्व की बात करूं तो एस ब्लॉक की तुलना में उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। अपन जब लेफ्ट से राइट जाते हैं आकार में क्या आती है? कमी आती है। तो इसके अलावा इन धातुओं के आकार छोटे और इन पर आवेश उच्च होता है खाली कक्षकों की उपस्थिति के कारण। अब जहाँ पे खाली कक्षक होंगे, लिगैंड का काम क्या था? आपने सुना है लिगैंड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन में दान करने वाली स्पीशीज लिगैंड कहलाती है। तो लिगैंड क्या करती है? इनके खाली कक्षकों में क्या करती है? खाली कक्षकों की उपस्थिति के कारण इनमें लिगैंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। लिगैंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या संकुल की उपसंयोजक संख्या कहलाती है। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन भी आ चुकी है। उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं? तो लिगैंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, लिगैंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जो कि धातु अपने रिक्त कक्षक में ग्रहण करता है, उस संख्या को ही अपन क्या बोल देते हैं? उपसंयोजक संख्या। ठीक है, लिगैंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या संकुल की उपसंयोजक संख्या कहलाती है। लिगैंड जितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है ना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या भी बोलते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, K4FeCN6, बताओ यहाँ पे कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है? आयरन। तो आयरन का एक संकुल यौगिक। K2PtCl6, यहाँ पे कौन है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का एक संकुल। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर संकुल यौगिक में क्या उपस्थित है? संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे? डी संक्रमण करेंगे, और डी संक्रमण करेंगे इसका मतलब है ये रंग प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, एक कारण दीजिए। अब अभी अपन ने डिस्कस किया कि डी ब्लॉक के तत्वों के क्रिस्टल जालक में छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि किसका निर्माण होता है? अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है। अब इनका एक कारण भी देना है। तो संक्रमण तत्वों के अंतराकाशों में छोटे आकार के अधातु परमाणु, संक्रमण तत्वों के अंतराकाशों में छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आ जाते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। अंतराकाशी यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण, तो अंतराकाशी यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि संक्रमण की अंतराकाशी यौगिकों के क्या क्या भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है। तो पहला, नॉर्मल धातु की तुलना में इनका गलनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अंतराकाशी यौगिकों का नॉर्मल धातु की तुलना में गलनांक बहुत ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, धातु की तुलना में अत्यधिक क्या होते हैं? धातु की तुलना में अत्यधिक कठोर होते हैं। यहां तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे की कठोरता के समान है। धातु की तुलना में अत्यंत कठोर होते हैं, गलनांक भी बहुत उच्च होता है। यह कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, क्रियाशीलता इनकी कम होती है, हर किसी से क्रिया नहीं करेंगे। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं रासायनिक रूप से अंतराकाशी यौगिक निष्क्रिय होते हैं। आगे, इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है, मतलब धात्विक चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब अपन अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं ना, तो उससे धातु की चालकता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जो धातु की धात्विक चालकता वो कैसी रहती है? लगभग अपरिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 9, दो धातुओं के नाम बताइए जो मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संगठन वाली हो, मतलब जिसको मिश्र धातु में बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। तो मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम मात्रा में 44% नियोडियम तथा 40% सीरियम धातु प्रयुक्त होती है। अगला V+2 में चुंबकीय गुण, वेनेडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद अपना टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद अपना वेनेडियम। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2 और वेनेडियम की ऊपर +2 है। देखो वेनेडियम का 3d3 4s2, वेनेडियम +2 का क्या हो जाएगा? 3d3। 3d3 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 तो अपन म्यू निकाल लेंगे, √NN+2। तो यहाँ पे देखो वेनेडियम में 3d3 4s2 परमाणविक अवस्था। आयनिक अवस्था की बात करें तो 3d3 4s0, 3d3 4s0 मतलब डी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 3। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो चुंबकीय गुण कैसे निकालेंगे? म्यू √NN+2। अभी फॉर्मूला अपन ने लिखा भी था पहले। n की जगह अपन रखेंगे 3 तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 3 + 2 5, 5 × 3 15, √15 अपना 3.87। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 तो आंसर 3 समथिंग। ठीक है, आगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो क्रोमियम के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 अपना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब अपना 4s और 3d, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s की अगर बात करें तो 4s में 1 और 3d में 5, काउंट कर लो एक बार, 2 2 4, 6 और 4 10, 16 2 18, 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हो गए अपने 24। अब ये जो पूरा है ना ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रोमियम 24, आर्गन 18, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक, 3d 5, 4s 1। अब कुछ लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख रहे हैं 3d 4, 4s 2, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अरे 3d 4, 4s 2 गलत है ना, s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है, d में, s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है, d में, कारण अर्धपूरित विन्यास अत्यधिक स्थायी होते हैं। तो क्रोमियम में 3d 5, 4s 1 आने का कारण अर्धपूरित विन्यास के कारण 3d 5, 4s 1। तो आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 3d 5, 4s 1, या क्या लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 4s 1, 3d 5। 24 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किसी एक परा यूरेनियम तत्व का नाम और प्रतीक। तो परा, देखो छोटी सी फिर से एक और डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं। तो परा यूरेनिक तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक 92 के बाद, मतलब Z बराबर 92 के बाद वाले तत्व क्या कहलाते हैं, परा यूरेनिक तत्व। 92 किसका, यूरेनियम का परमाणु, यूरेनियम का प्रतीक U, परमाणु क्रमांक 92, उसके बाद वाले तत्व क्या कहलाएंगे, परा यूरेनिक तत्व। 93 Np नेप्टूनियम, 94 Pu प्लूटोनियम, 95 Am एमेरिशियम। तो ये सारे वो एलिमेंट है जो कि परा यूरेनियम या परा यूरेनिक तत्व है, परमाणु क्रमांक 92 के बाद वाले तत्व, 93, 94, 95 एंड सो ऑन। समझ गए। लेंथेनॉइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो सबको पता है लेंथेनॉइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3, है ना, ध्यान रखना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में आपके, लेंथेनॉइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, आंसर जाएगा +3। आगे, लेंथेनॉइड तत्वों की हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती है, समझाइए। मिश्र धातु के निर्माण में प्रयुक्त 2 लेंथेनॉइड तत्वों के नाम लिखिए और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले किसी एक लेंथेनॉइड तत्व का नाम। तो पहले डिस्कस करते हैं लेंथेनॉइड तत्वों की हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बाईं से दाईं जाने पर घटती है, क्यों। तो लेंथेनॉइड तत्वों में हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बाएं से दाईं ओर जाने पर घटती है। इसकी आयनिक त्रिज्या में सीरियम +4 से Lu+3 तक कुछ कमी होती है। अब देखो इसका रीजन लेंथेनॉइड, अपना जो कॉन्ट्रैक्शन है ना लेंथेनॉइड संकुचन, उससे अपन देंगे कि सीरियम +4 से Lu+3 की तरफ जब अपन जाते हैं तो आकार में अपने को कमी देखने को मिलती है, चाहे वो परमाणुविक आकार हो चाहे वो आयनिक आकार हो, जिससे हाइड्रोक्साइडों की सहसंयोजक प्रकृति कम होती है। हाइड्रोक्साइडों की सहसंयोजक प्रकृति कम होगी, अतः CeOH4 अधिकतम एवं LuH3 न्यूनतम क्षारीय होता है। तो लेंथेनॉइड संकुचन हम इसका रीजन दे सकते हैं। देखो हुआ क्या, लेंथेनॉइड संकुचन में एक रीजन है। बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति। जब अपन La, उसके बाद में अपना सीरियम +3, यहाँ से अपना कौन स्टार्ट होता है, ब्लॉक की लेंथेनॉइड श्रेणी, लेंथेनम के बाद वाली लेंथेनॉइड श्रेणी। तो सीरियम +3 से जब अपन Lu+3 की तरफ जाते हैं, बीच में आता है गैडोलिनियम +3, विन्यास 4f7। तो जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में क्या देखने को मिलती है, कमी। और आप लोगों को पता है आकार और आयनन ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो आप लोगों को पता है जो बेसिक स्ट्रेंथ है, अपनी जो क्षारीय सामर्थ्य वो आयनन ऊर्जा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे आयनन ऊर्जा बढ़ेगी क्षारीय सामर्थ्य क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी में आवृत में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति लगातार कम होती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये रिलेशन ध्यान रखना, साइज और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। बाएं से दाएं जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, साइज कम हो रही है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। साइज कम हो रही है मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और साइज कम हो रही है तो आयनन ऊर्जा बढ़ रही है, और आयनन ऊर्जा बढ़ रही है तो क्षारीय सामर्थ्य कम हो रहा है। वापस से सुनना, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर अपने को आकार क्या देखने को मिलता है, कम। आकार में कमी मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, आकार कम, और आकार कम तो आयनन ऊर्जा, आकार कम तो आयनन ऊर्जा ज्यादा, और आयनन ऊर्जा ज्यादा तो क्षारीय सामर्थ्य कम। इसलिए अपन कहेंगे लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर क्या होती जाती है, घटती जाती है। डन है इतनी बात। आगे देखो एक और रीजन, अगर एक छोटा सा एक और फॉर्मूला है जो कभी आपने देखा हो नहीं देखा हो, अभी देख लो। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड अपन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तब भी जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक और फॉर्मूला जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे वही LaOH होल थ्राइस CeH होल थ्राइस से जब अपन लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, हाइड्रोक्साइडों को जब अपन देखते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आकार कम हो रहा है, आयनन ऊर्जा बढ़ रही है, और क्षारीय प्रवृत्ति कम हो रही है। ठीक है। सीरियम की बात करते हैं। सीरियम तथा लेंथेनम ऐसे दो तत्व जो कि मिश्र धातुओं के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी अपन ने
कि मिश्र धातु के निर्माण में प्रयुक्त दो लैंथेनोइड तत्वों के नाम लिखिए। तो लैंथेनोइड तो एलिमेंट कौन कौन हो गए, एक हो गया अपना सीरियम, एक हो गया अपना लैंथेनम। तो सीरियम और लैंथेनम ऐसे दो तत्व हैं जो कि मिश्र धातु के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। आगे एक और बात कि टर्बियम +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाला लैंथेनोइड है। अब ना एक और बात जो आपको दिमाग में रखनी है, वैसे तो एफ ब्लॉक की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3 होती है, पर कुछ कुछ एलिमेंट +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं। बात करते हैं सीरियम और टर्बियम, दोनों +3 के साथ और क्या शो करते हैं, +4 शो करते हैं। कारण पूछे तो कोई बता देना है कि सीरियम +3 के साथ +4 ऑक्सीजन अवस्था क्यों दर्शाता है। अपन बोलेंगे 4f0 विन्यास के कारण, और 4f0 एक स्थायी विन्यास है। आगे बात करें टर्बियम की, टर्बियम +3 के साथ +4 दर्शाता है कि टर्बियम देखो +3 तो हर एक एफ ब्लॉक दर्शाएगा, पर ये +4 क्यों दर्शाता है, टर्बियम के +4 दर्शाने का कारण है 4f7 विन्यास। टर्बियम के +4 दर्शाने का कारण है 4f विन्यास, सीरियम के +4 दर्शाने का कारण है 4f0 विन्यास। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आगे संक्रमण तत्व अंतराकाश यौगिक क्यों बनाते समझाइए। लैंथेनोइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, क्यों, कारण दीजिए। वापिस आ चुका लैंथेनोइड संकुचन। अरे लैंथेनोइड एलिमेंट में जब हम बाएं से दाएं जाते तो आकार में कमी देखने को मिलती है। डी तथा एफ इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, वही तो है पूरा लैंथेनोइड संकुचन। तो पहले संक्रमण तत्व अंतराकाश यौगिक क्यों बनाते हैं उसको समझते हैं। संक्रमण तत्वों के अंतराकाशों में छोटे आकार के धातु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन परमाणु आ जाते हैं, ऐसे यौगिक अंतराकाश यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रहेगी ना बात। डी ब्लॉक के तत्वों के अंतराकाश में या क्रिस्टल जालक में हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आ जाते हैं, जिससे अंतराकाश यौगिकों का निर्माण होता है। आगे ये यौगिक क्या कहलाती है, यौगिक सामान्यतः अरस समीकरणमिति है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। ये ना तो आयनिक होते ना ही सहसंयोजक होते हैं। क्या होते हैं, अरस समीकरणमिति है, ना तो आयनिक ना सहसंयोजक। उदाहरण TiC, MN4N, Fe3H, ये सारे क्या है, ये सारे अपने अंतराकाश यौगिक है। वापस से लैंथेनोइड तत्वों में देखो, लैंथेनोइड संकुचन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना। लैंथेनोइड तत्वों में परमाणविक त्रिज्या का बाएं से दाईं ओर जाने पर घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर। वापस से देखना, परमाणु क्रमांक देखो, इसको ऐसे समझना, Z इफेक्टिव Z- सिग्मा। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। और Z इफेक्टिव क्यों बढ़ता है, क्योंकि सिग्मा D और F का क्या होता है, बहुत कम होता है। Z बढ़ रहा है, सिग्मा कम हो रहा है, तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो अपने को पता है साइज और Z इफेक्टिव एक दूसरे के इनवर्सली। Z इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होगी, आकार में होने वाली इसी कमी को अपन लैंथेनोइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या घटती है। तो सीरियम से जब अपन ल्यूटेशियम की तरफ गए लैंथेनोइड श्रेणी में, तो आकार में कमी देखने को मिली, आकार कम, तो Z अपना, और Z बढ़ रहा है, देखो आकार कम हो रहा है, Z बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब साइज कम हो रही है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम हो रही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब अपन देखो लैंग्वेज सुनना वापस है, जब अपन लैंथेनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता है, और आपको पता है डी और एफ का सिग्मा बहुत कम होता है। एक डिफरेंस वाली चीज में से पॉजिटिव चीज बढ़ रही है और नेगेटिव वाली चीज कम हो रही है, तो ओवरऑल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो अपने पास क्या होगी, साइज कम होगी, और आकार में होने वाली इसी कमी को मैं लैंथेनोइड संकुचन कहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एक ही वर्ग के तत्व और वर्ग में ऊपर से जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, वैसे भी आप लोगों को पता है फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, तो फ्लोरीन। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय आयन, प्रतिचुंबकीय समझते हो, देखो दो प्रकार के आयन होते हैं, एक अनुचुंबकीय, दो प्रकार के आयन, एक अनुचुंबकीय और एक अपना प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय कौन, जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होता है, मतलब जीरो नहीं होता। एक में इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होता है, जीरो नहीं होता। और प्रतिचुंबकीय जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन जीरो होता है प्रतिचुंबकीय, जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय। याद रखना, ऐसे अनुचुंबकीय और ऐसे एक में इलेक्ट्रॉन। एक में इलेक्ट्रॉन होगा मतलब अनुचुंबकीय, एक में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा प्रतिचुंबकीय। अब यहाँ पे बात करते हैं, विन्यास लिख लेते हैं। मैग्नीज +2 का विन्यास क्या होता है, 3d5। कॉपर +1 का विन्यास क्या होता है, कॉपर +1 का विन्यास होता है 3d10। कॉपर +2 का क्या होता है, कॉपर +1 का 3d10, कॉपर +2 का 3d9 और Fe+3। अब Fe+3 निकालना अपने को, Fe का याद है सबको, Fe का विन्यास क्या होता है, Fe का विन्यास होता है 3d6 4s2। अब अपने को +2 में निकालना था तो क्या बना 3d6 4s0। +3 में निकालना है मतलब एक और इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो अपन क्या लिख देंगे 3d5। देखो +3 में 5, +2 में 6 और कुछ भी नहीं था तो 6 दो, वरना ऐसे देखो ना Fe का 3d6 4s2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो S से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3d में 6 बचा। +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, S से 2 निकाल दिया और D से 1 निकाल दिया 3d5।
यहाँ पे भी यहाँ पे एक में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक में इलेक्ट्रॉन है। कॉपर +1 में एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं मतलब जीरो होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पे मैंने विन्यास लिख रखे हैं, एक बार इनको चेक करना। कोई चीज़ अगर आपको इसमें डाउट लग रही है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं गैडोलीनियम 64 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो गैडोलीनियम का अपन विन्यास लिखने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि अपन गैडोलीनियम डिस्कस कर रहे हैं, गैडोलीनियम जिसका परमाणु क्रमांक 64 होता है, का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अपने को। इसका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखो अगर बात करूं गैडोलीनियम परमाणु क्रमांक अपना 64, परमाणु क्रमांक 64। अब बात करते हैं, देखो 58 से 71 कौन से होते हैं अपने? परमाणु क्रमांक 58 से 71 लैंथेनॉइड, और परमाणु क्रमांक 90 से 103 क्या होता है अपना? एक्टिनॉइड। तो ये लैंथेनॉइड और ये एक्टिनॉइड। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 d1 to 10 ns1,2। ऐसे ही f ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? f ब्लॉक का होता है, देखो पहले लिख लो n-2, फिर लिख लो n-1, फिर लिख लो n, ns में 2, n-1 d में 0,1 और n-2f में 1 to 14। ये अपना f ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब अपने को पता है एक बात बहुत अच्छे से कि अपन गैडोलीनियम जो है ना, लैंथेनॉइड को अपन और क्या बोल देते हैं? लैंथेनॉइड को अपन बोलते हैं 4f श्रेणी। क्या बोल देते हैं? 4f श्रेणी। अब 4f श्रेणी क्यों बोलते हैं उसका रीजन सुनना। अगर मैं बात करूं अपना जो लैंथेनॉइड है ना, वो आवर्त संख्या 6 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे n का मान मैं 6 रखूंगा, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? अरे 6 में से 2 गया 4f 1 to 14। यहाँ पे फिर से मैं 6 रखूंगा, तो 6 में से 1 माइनस किया तो 5d 0,1, और यहाँ पे n की जगह मैं 6 रखूंगा तो बन गया 6s2। तो अपने को ये लैंथेनॉइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 4f 1 to 14, 5d 0,1 और 6s2, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, ये अपने को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं गैडोलीनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 64। अब यहाँ पे अपन ने 54 इलेक्ट्रॉन तो जीनन तक भर दिए। 54 के बाद किस में जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने भरे s में। 54 और 2 कितने हो गए? 56, 54 और 2 56। अब बात करते हैं अपन 54 में अपन ने ऐड किए 2, तो अपने 56 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे अपने को? 54 में 10 और बढ़ने थे तो 64 होते। अपन ने 2 यहाँ पे भर दिए, पीछे कितने बचे? 10 में से 2 पीछे, 10 में से 2 यहाँ चले गए, पीछे बचे अपने 8, जिसमें से 7 अपन भरते 4f में। और क्योंकि अगर अपन यहाँ पे 7 लिखते हैं तो जो f7 है वो अत्यधिक स्थायी होता है। अरे f7 अर्धपूरित विन्यास, f14 पूर्ण पूरित विन्यास, और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित अत्यधिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे 4f में 7, 5d में 1, 6s में 2। 54 काउंट कर लो, देखो 54 और 2 कितने होंगे? 56। 56 में अपन ने 1 काउंट किया, कितना हो गया? 57। 57 में जब अपन 7 काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64। वरना ऐसे भी देख लो, 7 और 2 8 9 और 1 10। 54 में 10 ऐड किए तो बन गया 64। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो गैडोलीनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ट्रिक बता देता हूँ, 712 याद रखना। 4f 5d 6s, 4f 5d 6s में क्या लिखोगे? 712। ये अपना गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे बात करते हैं एलयू की। एलयू का परमाणु क्रमांक 71। यहाँ पे देख लो 4f में 14, 5d1। अब तुम खुद बताओ 4f में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं, 15 तो लिख नहीं सकते, तो अपने को डी में कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो 4f 14, 5d1, 6s2। लॉरेंशियम, अब ये 64 और 71 ये तो अपने लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व है, और 103 अपना एक्टिनॉइड श्रेणी का तत्व है। तो इसका विन्यास अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों के लिए n का मान क्या रखेंगे अपन? पर कौन सा आवृत होता है? एक्टिनॉइड श्रेणी का 7, तो n की जगह 7 रखूंगा, 7 में से 2 गए, 5f 1 to 14। यहाँ पे फिर से 7 में से 1 माइनस करूंगा, 6d 0,1, और यहाँ पे n की जगह 7 रखूंगा, 7s2। मतलब क्या आ रहा है? 5f 6d 7s। देखो 5f 6d 7s। अरे डन है बात। फिर से यहाँ पे 14 1 2 14 1 2। इसका मतलब है जो अपना लैंथेनॉइड श्रेणी का आखिरी तत्व है और एक्टिनॉइड श्रेणी का आखिरी तत्व है, उनके f में कितने रहते हैं? उनके f में रहते हैं 14, d में कितना रहता है 1, और s में कितना रहता है 2। ये बात ध्यान रखनी है। f ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1 to 14 n-1 d 0,1 और ns2। ये अपना f ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये अपना अगर अपने को लैंथेनॉइड का निकालना हो तो n की जगह 6 रख दो, एक्टिनॉइड का निकालना हो तो n की जगह 7 रख दो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 3D श्रेणी के अन्य तत्वों की तुलना में क्रोमियम और कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जाओं के मान उच्च होते हैं, क्यों?
ठीक है। अगला एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं? तो देखो आयनन ऊर्जा को थोड़ा बहुत समझो। अगर मैं बात करूं किसी गैसीय विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा अपन देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। तो एम प्लस गैस से एम गैस से मेरे को एम प्लस गैस बनाना था तो IE1 मतलब प्रथम आयनन ऊर्जा। एम प्लस से एम प्लस 2 बनाना था तो IE2 द्वितीय आयनन ऊर्जा। और एम प्लस 2 से एम प्लस 3 बनाना था तो IE3 तृतीय आयनन ऊर्जा। IE1 IE2 IE3 सब लोगों को पता IE3 का मान सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम IE2, सबसे कम IE1। बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम का जो विन्यास होता है 3d5 तो 3d5 क्रोमियम प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो S से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बचा 3d में 5। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अपने को क्या निकालना है? द्वितीय आयनन ऊर्जा। द्वितीय आयनन ऊर्जा मतलब IE2 निकालने के लिए मैं किसको देखूंगा? M प्लस को। ऐसे देखो, तृतीय आयनन ऊर्जा निकालने के लिए M प्लस 2 को देखते हैं, द्वितीय आयनन ऊर्जा निकालने के लिए M प्लस को देखते हैं, प्रथम आयनन ऊर्जा निकालने के लिए अपन M गैस को देखते हैं। तो अपने को द्वितीय निकालना था तो M प्लस देखना था, इसलिए मैंने क्रोमियम को +1 में चेंज कर दिया। किसमें? क्रोमियम को +1 में 3d5। और क्या मैं कह सकता हूँ 3d5 एक स्थायी अर्धपूरित विन्यास है और स्थायी अर्धपूरित विन्यास की आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा, स्थायी विन्यास की आयनन ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है। अरे अगर अपने को स्थायी चीज़ों को इधर उधर करना है तो अपने को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे आयनन ऊर्जा ज़्यादा आती है। कोई बोले ना क्रोमियम और कॉपर, तो क्रोमियम की आयनन ऊर्जा क्यों ज़्यादा आती है द्वितीय? तो अपन बोलेंगे स्थायी अर्धपूरित विन्यास के कारण। और कोई कॉपर की बात करें, कॉपर का विन्यास 3d10 कॉपर के ऊपर +1 लगाएंगे तो ऐसे कितना चला गया? 1, 3d में कितना बचा? 10। तो यहाँ पे 3d10 स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास। तो क्रोमियम और कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जाओं के मान बहुत अधिक होते हैं। क्यों? तो अपन बोलेंगे क्रोमियम में तो स्थायी अर्धपूरित विन्यास और कॉपर में स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास। ठीक है, लिख भी रखा है देखो, क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा 3d श्रेणी के अन्य तत्वों से स्थायी विन्यास अर्धपूरित और पूर्ण पूरित के कारण उच्च होती है, अतः इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, अतः अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अतः आयनन ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन है क्योंकि इन तत्वों को दुर्लभ खनिजों से मूलतः, दुर्लभ खनिजों से, देखो एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं क्योंकि इन तत्वों को दुर्लभ खनिजों से मूलतः मृदाओं से प्राप्त किया जाता है, अतः इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ठीक है, दुर्लभ खनिजों से प्राप्त करते हैं इनको, मृदा से, तो इनको अपन दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। डी ब्लॉक को अपन क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। मैंने बता भी रखा है एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक जो होता है वो 2 डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में होता है, इसलिए अपन इनको आंतरिक संक्रमण अथवा अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। लैंथनर संकुचन के बारे में आप क्या जानते हैं? लैंथनर संकुचन फिर से आ चुका है, वापस से सुनना। देखो क्या पता तुम्हारे इस बार तुमको याद ही हो जाए। देखो ध्यान देना, लैंथनर श्रेणी में 58 से 71, ठीक है, लैंथनर श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है? Z58 था, अब कितना हो गया? Z71। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। अरे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, और आप लोगों को पता है सिग्मा का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। सिग्मा किसका? डी और एफ इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, तो डी और एफ का सिग्मा बहुत कम होता है। अब अपने को जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला जेड माइनस सिग्मा। जेड बढ़ रहा है, सिग्मा कम हो रहा है। जल्दी से बताओ, पॉजिटिव चीज बढ़ रही है, नेगेटिव चीज कम हो रही है, तो डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और तुम लोगों को पता अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होती है? साइज कम होती है, और आकार में होने वाली इसी कमी को अपन क्या बोल देते हैं? लैंथेनॉइड संकुचन। वापस देखो क्या लिखा है, लैंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणविक आयनिक त्रिज्याओं में परमाणविक व आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती जाती है, मतलब कम होती जाती है। इसे लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ तत्वों की त्रिज्याओं में होने वाली अत्यंत कम होती है, मतलब यहाँ तत्वों की त्रिज्याओं में होने वाली कमी जो होती है ना वो अत्यंत कम होती है, पर लगातार कम होती है। धीरे जैसे सीरियम से अपन ल्यूटेशियम की तरफ गए तो आकार लगातार क्या होने को दिख रहा है? कम होता दिख रहा है। आकार कम, जेड परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? कम होगी। तो ये तो थी इनकी परमाणविक अवस्था। अब अपन किसकी बात करें? आयनिक अवस्था की। तो La+3, Ce+3, गैडोलिनियम +3, Lu+3। गैडोलिनियम +3 के विन्यास 4f7। ध्यान रखना, गैडोलियम +3 4f7। तो जब अपन बाएं से दाएं गए तो आकार में क्या आई? कमी। आकार में कमी आई मतलब आयनन ऊर्जा, आकार और आयनन ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय सामर्थ्य कम होगा। और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का क्षारीय सामर्थ्य कम हो रहा है तो मैं कहूँगा कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड।
हैलाइडों का सहसंयोजक गुण बढ़ेगा, इसका मतलब पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर के समानुपाती होता है। पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और हैलाइडों का हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन भी बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी में बाईं से दाईं जाने पर कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी मतलब संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। आगे पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है और फिर क्या होता है, कम होता है। सबको पता है गैडोलिनियम +3 तक एगमित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, गैडोलिनियम +3 तक एगमित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो अपन कहेंगे अनुचुंबकता मतलब पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगी और उसके बाद में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वही अगर अपन हाइड्रोक्साइड की बात करें, LaOH होल थ्राइस, सीरियम हाइड्रोक्साइड, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब हम इनमें बाईं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, कम होता है। आकार कम होता है मतलब आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, आकार कम, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, कम होगा। क्षारीय सामर्थ्य अपने को कम होता दिखता है। वापिस से मैग्नीज +2 आ चुका है। मैग्नीज का विन्यास सबको पता है, मैग्नीज का विन्यास 3d5 4s2। मैग्नीज +2 का विन्यास 3d5 4s0। अब यहाँ पे आर्गन लिख सकते हैं मन, आर्गन 18 है ना, 3d5 फिर से डी में अपने कितने कक्षक, डी में अपने 5 कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, एगमित इलेक्ट्रॉन कितने 5। म्यू का फॉर्मूला लगाओ, म्यू = n+2। n की जगह 5 रखेंगे, n की जगह 5 रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा √35। सबको पता है ना, 5 2 7 7 × 5 अपना 35। एगमित इलेक्ट्रॉन 5 थे तो आंसर अपना 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो कि अपने को पता होना चाहिए। आगे देखो, कॉपर +2 आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, वही अपने क्या पूछ रहा है, अपने को चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछ रहा है, मतलब अपने को म्यू पूछ रहा है यहाँ पे भी। कॉपर +2, अब कॉपर के बारे में भी आइडिया दे देता हूँ। कॉपर का विन्यास 3d10 4s1। कॉपर +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, S से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ गया मतलब S से 0, और D में 1 इलेक्ट्रॉन उड़ गया तो D में 9, 3d9 4s0। 3d9 में एगमित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, एगमित इलेक्ट्रॉन 1, तो अपना यहाँ पे n की जगह 1 रखना है इस बार। देखो 3d9 4s0, एगमित इलेक्ट्रॉन कितना आ गया अपना 1। कॉपर का विन्यास 3d10 4s1, आर्गन 18 आएगा। 18 और 10 कितने होते हैं अपने, 28, 28 और 1 29, 29। कॉपर +2 की बात कर रहे हैं, +2 का मतलब S से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, D से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d9 4s0। D में 9 इलेक्ट्रॉन मतलब एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, एगमित इलेक्ट्रॉन 1 तो अपन म्यू निकालेंगे, तो म्यू = √nn+2, n की जगह अपन 1 रखेंगे और n की जगह अपन 1 रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1.7321। √3 की वैल्यू अपन जानते हैं 1.7321। आगे ZnCdHgCN तत्वों को, ZnCdHg एवं Cn तत्वों को के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास D10s2 होते हैं तथा ये अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में D10s0 विन्यास रखते हैं। इस प्रकार D कक्षक पूर्ण बने होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। देखो क्वेश्चन क्या था, ZnCdHg और Cn को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। अपन ने स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि सभी संक्रमण तत्व D ब्लॉक तत्व होते हैं, पर सारे D ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और Cn, ZnCdHgCN, ZnCdHgCN की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे विन्यास होता है D10s2, D में 10, S में 2। अब +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है ये ZnCdHgCN, तो D10s0। अभी भी D कैसा है, D पूरा भरा है, D कक्षक पूर्ण भरा होने के कारण संक्रमण तत्व नहीं माना गया। संक्रमण तत्व होने के लिए D कक्षक कैसा होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे D कक्षक पूर्ण भरा है इसका मतलब है ZnCdHgCN संक्रमण तत्व नहीं है। पीतल की बात करते हैं, पीतल मिश्र धातु में क्या क्या होता है, पीतल में होता है कॉपर और जिंक। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है तो मैग्नीज। मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था सबको पता है +7 तक होती है, तो मैग्नीज जो है अपना D ब्लॉक का वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आगे क्रोमाइट एस का रासायनिक सूत्र, क्रोमाइट और का फॉर्मूला FeCr2O4। क्रोमाइट और किसको बोलते हैं अपन, FeCr2O4। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं FeO.Cr2O3, FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और का फॉर्मूला है। इसको और लिखना हो तो FeCr2, 3 ऑक्सीजन इधर 1 इधर, तो FeCr2O4 ये क्रोमाइट और का अपना फॉर्मूला है, FeO.Cr2O3 FeCr2O4। अब यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक वाली चीज थी कि और एक्टिनोइड आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो अभी मैंने बोला लैंथेनोइड और एक्टिनोइड तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि लैंथेनोइड एक्टिनोइड दोनों श्रेणियां किस में आती है, दोनों श्रेणियां आती है F ब्लॉक में। लैंथेनोइड और एक्टिनोइड दोनों श्रेणियां किस में आती है, F ब्लॉक में आती है, तो इनको अपन क्या बोल देंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व। MnO2 का नाम भी आपको पता होना चाहिए, पाइरोलुसाइड बोलते हैं किसको, MnO2 को। MnO2 को क्या बुलाएंगे, पाइरोलुसाइड। अंतराकाशी यौगिकों के कोई 3 भौतिक अभिलक्षण लिखिए। अंतराकाशी यौगिक वापस से आ चुका है, सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धातु की तुलना में इनका गलनांक उच्च, नॉर्मल धातु की तुलना में अंतराकाशी यौगिकों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। धातु की तुलना में अत्यधिक क्या होते हैं,
कठोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे की कठोरता के समान होती है और इनकी धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है, अर्थात धात्विक चालकता अपरिवर्तित रहती है, धात्विक चालकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। संक्रमण धातुएं उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करती है? देखो आपने नोटिस भी किया होगा, अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम काम में आता है, ठीक है ना, और बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहां पे अपने को डी ब्लॉक का तत्व उत्प्रेरक की तरह देखने को मिलता है। तो डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते समझाइए। तो संक्रमण धातुओं में पहली चीज तो क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। अगला फ्री वैलेंसी, मुक्त संयोजकता भी इसका एक कारण है जिसके कारण उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अथवा एक और आप इसमें आंसर लिख सकते हो, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तनशील संयोजकता, वही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था तथा संकुल यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है जिसमें एगमित इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। और एगमित इलेक्ट्रॉन अगर काम में ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, जो कि डी ब्लॉक में अपने को देखने को मिलते हैं, तो अपन कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था और मुक्त संयोजकता के कारण उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। अब एक डिफरेंस आ गया अपने लास्ट, जहाँ पे अपन इस चैप्टर को एंड करते हैं, प्यारे से चैप्टर को। अपने एफ ब्लॉक में टोटल कितनी श्रेणियाँ होती है? 4 श्रेणियाँ। लेंथेनॉइड, सॉरी, डी ब्लॉक में 4 श्रेणियाँ, 3D, 4D, 5D, 6D। और एफ ब्लॉक में कितनी श्रेणियाँ? 2, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब यहाँ पे देखो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को अपन कंपेयर कर रहे हैं, सुनते जाना, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। लेंथेनॉइड अधिकतम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अन्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा +3। अधिकतम कितनी होती है? +4। +4 के अलावा और क्या कर सकते हैं? +2 भी कर सकते हैं या +3 भी कर सकते हैं। एक्टिनॉइड पे आते हैं। एक्टिनॉइड अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +2, +3, +4, +5, +6, ये तो अन्य होती ही है। अधिकतम क्या होती है इसकी? +7। और लेंथेनॉइड की अधिकतम +4। आगे लेंथेनॉइड में सिर्फ पीएम, सिर्फ कौन? पीएम, जिसको अपन बोलते हैं प्रोमिथियम, रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी सही है। सभी एक्टिनॉइड कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। यहाँ पे सिर्फ एक रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। आगे लेंथेनॉइड श्रेणी में अपने को लेंथेनॉइड संकुचन देखने को मिलता है, एक्टिनॉइड श्रेणी में एक्टिनॉइड संकुचन देखने को मिलता है। लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है? 4F के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। इधर बात करें, एक्टिनॉइड संकुचन अधिक होता है लेंथेनॉइड की तुलना में क्योंकि 5F का परिरक्षण अति दुर्बल है। 5F का परिरक्षण 4F से भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुर्बल होता है, कमजोर होता है। मतलब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू और कम होती है, सिग्मा की वैल्यू और कम तो अपना जेड इफेक्टिव और ज़्यादा, जेड इफेक्टिव और ज़्यादा तो अपना आकार और कम, ठीक है। आगे इनके यौगिक कैसे होते हैं? कम क्षारीय होते हैं। तो LnOH होल ट्राई, ये सारे लेंथेनॉइड की बात कर रहा हूँ। लेंथेनम हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? कम क्षारीय होते हैं। एक्टिनॉइड हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं। लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय है, एक्टिनॉइड के हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं। आगे इनकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। अनुचुंबकता की व्याख्या मतलब एगमित इलेक्ट्रॉन होने से अनुचुंबकीय गुण आता है, तो उसकी व्याख्या अपन सरलता से कर सकते हैं। इनकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या बहुत कठिन है। 5वां पॉइंट, ये ऑक्सोधनायन का निर्माण नहीं करते हैं, ये ऑक्सोधनायन का निर्माण करते हैं। ऑक्सोधनायन समझते हो? ऑक्सोधनायन मतलब यहाँ पे अपन बात करें तो इस पूरे में अपने को ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सोधनायन का निर्माण नहीं करते हैं, ये ऑक्सोधनायन का निर्माण नहीं करते हैं, ये ऑक्सोधनायन का निर्माण करते हैं। अब इसका रीजन, ये छोटे आकार के होते हैं और छोटे आकार पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अस्थायी। छोटे आकार पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? छोटे आकार पे पॉजिटिव चार्ज अस्थायी, तो ये जल्दी से किसी से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे अपने को ऑक्सोधनायन का निर्माण नहीं करते, यहाँ पे ऑक्सोधनायन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे अपना एक प्यारा सा चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व है वो खत्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, उनके आंसर भी बताए हैं। अगर आपको इस वीडियो को कोई सा भी पार्ट पसंद आया हो तो बताइएगा, कॉमेंट करिएगा, और अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तब भी मेरे को बताइएगा। अपन बाकी बातें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला अपन चैप्टर जो भी आप बोलोगे कमेंट में वो लेके आने वाले हैं। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सारे अपने आरबीएससी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो देखने को मिलेंगे। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।